अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूँ शाज़िया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और वापस आ गए हैं हमारे पास हमारे साथ समी इब्राहिम साहब। वेलकम बैक समी साहब। प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने के बाद राजा परवेज़ अशरफ के मीठे मीठे बयानात भी सामने आना शुरू हो गए हैं। वो ये कहते हैं कि अमन अमान और तवानाई के बहरान का जो खात्मा है ये उनकी अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म साहब ने तवानाई बहरान की तरजीह का जिक्र उस वक्त भी किया था जब वो पानी और बिजली के वजीर थे, इसलिए इस पर तो नो कॉमेंट्स। लेकिन एक बात जरूर काबिल गौर है कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुझ में और गिलानी साहब में कोई फर्क नहीं। स्विस अदालतों को खत लिखने पर पार्टी मौक़िफ़ वाज़े कर चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब भी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना जाएगा और इस हफ्ते NRO केस की समाअत भी है। तो क्या पीपल्स पार्टी एक और वज़ीर आज़म कुर्बान करने जा रही है? इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि इस साल मानसून में गुज़श्ता साल की निस्बत 15% ज्यादा बारिशें मतवक्के हैं और कल से प्री मानसून बारिशें भी शुरू होने वाली हैं। माहिरीन के मुताबिक इस साल भी शदीद बारिशों की वजह से सैलाब का खतरा है। बचाव के इकदाम की तरफ फौरी अगर तवज्जो ना दी गई तो खुदा न खास्ता फिर बड़े पैमाने पर तबाहकारी का सामना करना पड़ सकता है। इस सब के बावजूद सैलाब की तबाहकारियों से बचने के लिए कोई खातिर खा इकदाम नहीं किए गए। हद तो ये है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए तैयारियां न करने का एतराफ़ भी कर लिया है। 2009 और 2010 की तबाहकारियों के बाद होना तो ये चाहिए था कि सैलाब से निपटने के लिए कबल अज़ वक्त तैयारियां मुकम्मल कर ली जाती, लेकिन NGM में सिर्फ सेमिनार्स और वर्कशॉप्स मुनक़िद कराने तक ही महदूद रही, जबकि अमली इक़दाम कहीं भी दिखाई नहीं दिए। इस पर बात करेंगे। हमारा आज का सवाल ये है कि क्या राजा परवेज़ अशरफ का अंजाम भी साबिक़ वज़ीर आज़म जैसा ही होगा? इस पर अपनी राय दीजिए, ईमेल कीजिए, SMS कीजिए या टेलीफोन कॉल के जरिए हमारे सवाल का जवाब दीजिए। मैं यहाँ पर लूँगी एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो समी साहब और काई साहब से आज के दिन की खबरें लेंगे। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज के दिन की खबरें लेते हैं समी साहब और काई साहब से। जी काई साहब। शाजिया, पहले तो कराची से एक खबर है कि पिछले 6 माह में तकरीबन जो केसेस रजिस्टर हुए हैं भत्ता और एक्सटॉर्शन के 170 केसेस हैं और बड़ी अलार्मिंग राइज हुई है। और ख़ास तौर पे कुछ लोग इसे इस तरह भी इंटरप्रेट कर रहे हैं कि जब से लियारी का ऑपरेशन नाकाम हुआ है उसके बाद से ये बढ़ गया। और इसमें ज़ाहिर है वो लोग शामिल नहीं हैं जो चुपचाप से लुट जाते हैं और इतला भी नहीं करते इस हवाले से। तो ये इस पे बात करेंगे। इसी के खिलाफ 255 जो ट्रेडर्स की तंजीमें हैं कराची में, वो 26 तारीख को एक धरना दे रही हैं, एक सिट इन, और खासी एक अलार्मिंग सिचुएशन वहाँ पे इस हवाले से पैदा हो गई है। और फिर शाजिया तीसरी खबर भी मैंने कराची से ही सिलेक्ट की है कि कई जो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है उसमें एक 7 ग्रेड के मुलाजम को 17 ग्रेड में तरक्की दे दी। अच्छा। ये मैंने इसलिए खास तौर पे कि ये ऊपर से लेके नीचे तक समी साहब एक ही कहानी है जो दोहराई जाती है यहाँ पे। जब ऊपर आप इस तरह करते हो तो नीचे, खैर जब रिपोर्टर ने पूछा उनसे कि उन्होंने कहा कि नहीं ये ऐसा नहीं है, इसको 12वें से 17वें ग्रेड में। अच्छा। मगर बात यह कि वहाँ और 10-10, 11-11 साल से लोग इंतजार कर रहे थे कि जो, तो ये एक तरीका, मैं इसलिए इसको मैंने इंतखाब किया कि जो लोग हमारी तरह शुरफा लाइन में लगे रहते हैं वो लाइन में ही खड़े रहते हैं। अच्छा। दाएं बाएं से आके लोग निकल जाते हैं। यही है वतीरा यहाँ पे। और आपको याद होगा समी साहब, लाहौर में एक फैक्ट्री गिरी थी जिसमें मासूम बच्चे भी मर गए। एक रिपोर्ट ये आई है कि सिर्फ बंद रोड पे जो इलीगल फैक्ट्रीज हैं उनकी तादाद 300 से ज़ायद है और लाहौर में 5000 फैक्ट्रीज जो हैं विद इन रेजिडेंशियल एरिया। अब सवाल ये है कि ज़ाहिर है ये ज़्यादा तो गरीब इलाकों में है और गरीब लोग मुतासर होते हैं, मगर फ़िज़ा और आलूदगी एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी नहीं बच सकता। तो लाहौर में इतनी जो आलूदगी हो रही है उसमें कोई भी जो प्रोसीजर्स हैं उनको नहीं किया जा रहा और फिर कोई हादसा हो जाता है और फिर हम मीडिया पे शोर मचा देते हैं और उसके बाद खामोशी, जैसे अब हो चुकी है। याद होगा आपको, यहीं बैठ के हमने प्रोग्राम किया था जब यहाँ फैक्ट्री में बच्चे मरे थे। और आखिर में बात करेंगे शाजिया, ANF की मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि जिसमें उन्होंने बताया कि अब ये किस्सा और भी सामने आएगा। उन्होंने वजाहत की है कि ये कोई ख़ास तौर पे मखदूम शहाबुद्दीन साहब के वारंट जारी नहीं हुए थे, बल्कि 2 दिन पहले तफ्तीश मुकम्मल हो गई थी। और उसमें अब और लोगों के नाम भी आएंगे। 10 लोग बता रहे हैं, जो मेजर जनरल जफर इकबाल हैं जो इसके हेड करते हैं, कि 10 लोग और होंगे जो कि इसमें इन्वॉल्व है। और फिर उन्होंने एक इंटरेस्टिंग ये भी बताया, मेरा ख्याल है कि अगर उनका नाम भी वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए तजवीज़ किया जाए तो फिर उनके वारंट बड़ी जल्दी जारी हो जाए। नहीं मतलब वो तो अब मैं क्या आप भी समझते हैं एक साजिश थी? नहीं, मैं ये नहीं समझता, एक क्या सराही कर रहा हूँ। मतलब ये वो, खैर उन्होंने जो इंटरेस्टिंग बात बताई कि उनमें से एक फैक्ट्री, एक जो मिल है, जो दवा साज कंपनी है, उसने कहा जी हमने 80,000 टैबलेट
मैटर नामी बनाई थी इससे, मगर वो वेरीफाई नहीं कर सके। और जो जो उन्होंने जगह बताई है कि जहाँ उन्होंने बेची है सवात और इन इलाकों में, वहाँ से जब ये उसको वेरीफाई करने की कोशिश की तो वहाँ भी ये वेरीफाई नहीं हुआ। तो क्योंकि जुलाई में इंटरनेशनल जो बॉडी है इसको नारकोटिक्स को देखती है वो भी आ रहे हैं, तो ये भी कहानी एक चलेगी, तो इसको भी आज हमने शामिल किया है। समी साहब, शाजिया, पहले तो ज़रा आलमी मंजरनामे पर नज़र डालते हैं। मिस्र में बिल आखिर मोहम्मद मोरसी जो अखवान अल मुस्लिमीन के उम्मीदवार थे, कायद साहब वो बन गए सदर। बड़ी कोशिश की मिस्री फ़ौज ने, रिगिंग की, अदालत से पार्लियामेंट को भी उन्होंने घर भिजवाया और बड़ी वो की पॉलिटिकल कंस्पिरेसी, लेकिन बहरहाल विल ऑफ पीपल प्रिवेल। और वो उनको इतनी, क्योंकि तहरीर स्क्वायर भर चुका था लोगों से और उन्हें पता था कि अगर आज हमने अवामी मैंडेट को फ़ौज ने रोकने की कोशिश की या किसी अदालती फ़ैसले से तब्दील करने की कोशिश की तो ये जो एक तूफ़ान है फट जाएगा। और फिर वो जो इमरान खान सुनामी की बात करते हैं, शायद मिस्र में भी वो आ जाती, तो इसलिए उन्होंने उनका ऐलान कर दिया। इसका थोड़ा इस पर नज़र डालेंगे कि क्या इसके असरात हो सकते हैं। दूसरा एक डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट हुई है मिस्र, इसमें शाम और तुर्की के दरमियान 2-3 दिन कबल एक जहाज़ तुर्की का गिराया था शाम ने, तो उसमें अब टर्किश ये कह रहे हैं कि वो नेटो के पास जा रहे हैं। आर्टिकल 4 के तहत उन्होंने नेटो की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई है और ट्यूसडे को कल उनका इजलास होगा जिसमें नेटो ममालिक के जो सफ़ीर हैं वो इस पर गौर करेंगे। एक उन्होंने आर्टिकल 5 को इन्वोक नहीं किया क्योंकि नेटो आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर किसी मुल्क को ख़तरा और डिफेंस के लिए तो फिर दूसरे ममालिक आ जाएंगे फौरी तौर पर उसकी मदद करने के लिए। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि जो शाम के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो एक खाना जंगी की सी सूरत हाल है, उसमें नेटो फ़ौजी ऑप्शंस के हवाले से गौर करेगी। तो ये एक दुनिया इसको देख रही है, नई डेवलपमेंट। और फिर वतन अजीज़ अपरदीर से खबर आई है कि वो अफ़गानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्स पर हमला किया और हमारे 5 जवान मिसिंग हैं और गालबन 6 शहीद हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी कार्रवाई की, लेकिन ये क्या है सब कुछ? इल्ज़ाम हम पर लगाया जाता है कि जी पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया जा रहा है अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब करने के लिए, और अब कैसा वहाँ से सीधे लोग आ रहे हैं, हमला कर रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं। वो दुनिया को भी नज़र नहीं आता, अमेरिका को भी नज़र नहीं आता कि वो जो अफ़गान की सरजमीन है वो किस तरह पाकिस्तान के मामलात को ख़राब करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। फिर शाजिया ज़िक्र करेंगे कराची में जलसे। एक तो MQM ने बड़ा मोहब्बत का जलसा किया, पख्तूनों को बताया कि हम आपके साथ हैं। दूसरी जानब ANP ने भी जलसा किया। अल्ताफ़ हुसैन साहब की एक बात उस सारे जलसे में, जिसमें जहाँ पर उन्होंने कहा कि हम पख्तून हमारे भाई हैं, लेकिन उस सारी तकरीर में जो मैं जब सुन रहा था तो उसमें एक बात बड़ी पते की थी, जिसमें वो उन्होंने फिर बड़े खुले तौर पे ये कहा कि हम तमाम इदारों से ये अपील करते हैं कि वो अपनी अपनी हदूद में रहकर बात करें। तो ये सदा हर तरफ से आ रही है, निकल रही है। और फिर शादिया भलवाल में पुलिस ने एक शहरी को गिरफ़्तार करने के लिए उसके घर गए, रेजिस्टेंस हुई और उसको मार दिया। एक मासूम, जब तक कोई कन्विक्ट ना हो जाए, मुजरिम साबित ना हो जाए, हम उसको मासूम ही कहेंगे। पुलिस ने ये कत्ल किया, इसका चर्चा करेंगे। और कायद साहब, गरीबों पर एक और ज़्यादा मुश्किलात का पहाड़। सिर्फ गुज़श्ता हफ्ते में तकरीबन कुछ अद्वियात ऐसी हैं 170% उनकी कीमत में इजाफा हुआ। और वो अद्वियात कौन सी हैं? उनमें बच्चों का दूध है, उनमें आसाब को सुकून देने वाली गोलियां शामिल हैं, खांसी के सिरप शामिल हैं। 11 कंपनियों ने ये कीमत बढ़ाई है और सारी की सारी पाकिस्तानी कंपनियां हैं। चंद दिन पहले इजलास बुलाकर उनको वार्न करने की भी कोशिश की गई, लेकिन उस इजलास में एक कंपनी का भी नुमाइंदा शरीक नहीं। चलिए इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज हमने बात करनी है नए वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की उस सोच की जो उन्होंने सबके सामने रख दी है और कहा है कि मुझ में और गिलानी में कोई फ़र्क नहीं। स्विस हुकाम को जो ख़त लिखने का मामला है, हमारी पार्टी इस पर वाज़े मौक़िफ़ दे चुकी है। यानी कि समी साहब, पीपल्स पार्टी दोबारा ख़त नहीं लिखने जा रही है, एक नया वज़ीर आज़म कुर्बान करने जा रही है। शाजिया, बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि पीपल्स पार्टी, अभी जैसे राजा साहब की आपने स्टेटमेंट की दी, और फिर बड़ी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट इसलिए कि आज NRO केस भी लगा हुआ है। बिल्कुल। और उससे पहले ये कहना कि जनाब हमारी पॉलिसी बिल्कुल वाज़े है, तो मेरा ख्याल है कि कन्फ्रंटेशन है। बिल्कुल अदलिया और हुकूमत एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं और कोई भी इसमें जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर एक जिक्र करना चाहूँगा, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं जस्टिस मार्कंडे, बड़े सीनियर रिटायर्ड जज हैं, बड़ा उनका नाम है। उन्होंने एक इंटरव्यू में जो पाकिस्तानी अदलिया का जो ये फ़ैसला है सारा, इस पर उन्होंने गुफ्तगू की है, सिर्फ उसकी कानूनी पहलुओं पर। उन्होंने ये कहा कि
जो मैं जिक्र करना चाहूँगा कि बुनियादी तौर पर जब भी इदारों के दरमियान कोई टकराव किसी सूरत हाल पैदा होती है तो सबसे अहम रोल होता है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि इस चीज़ को डिफाइन करना कि किसी इदारे की क्या हद है वो सुप्रीम कोर्ट का ही काम होता है। ठीक है। और जो एपेक्स कोर्ट के जजेस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना चाहिए। अच्छा। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना चाहिए। उनके ख्याल में गालबन जो ये मामला, क्योंकि स्विस कोर्ट्स का मामला है और राजा परवेज़ अशरफ और चीफ जस्टिस फिर आमने सामने लग रहा है कि खड़े हो जाएंगे इस पर आकर, उनका ये कहना है कि गालबन सुप्रीम कोर्ट को रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना चाहिए था और ये एपेक्स कोर्ट को जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं उनको घर भेजने के लिए जो तरीका इख्तियार किया गया, शायद जो आइन के जो दूसरे पहलू हैं उनको नज़रअंदाज किया गया और जो एक बैलेंस था एग्जेक्टिव और जुडिशरी के दरमियान, उस बैलेंस को भी तो ख़त्म किया गया। उनका ये बस आखिरी बात मैं कहता हूँ, उनका ये कहना है कि ये तो तौहीन अदालत अगर कोई इस किस्म की हो कि जिसमें कोई ये कहा जाए कि जी फ़लाँ जज ने ये किया, पैसे ले लिए, या इस किस्म के रिमार्क्स दिए जाए ना, तो वो तो वाकई उस पर बिल्कुल कोर्ट को चाहिए कि वो स्ट्राइक डाउन करे। लेकिन एक मौक़िफ़ है सदारती इस्तिस्ना के हवाले से एक पीपल्स मौजूदा पार्टी का, हुक्मरान पार्टी का, तो उसकी बुनियाद पर आप तौहीन अदालत नहीं लगा सकते। फिर उन्होंने एक मिसाल दे के कहा कि ये कहना कि जनाब अदालत को अगर कोई वकील जाके ये कहे जी अपने क्लाइंट के हक़ में दलाल देते हो कि जज साहब मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, मैं समझता हूँ कि ये ऐसे है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उस वकील पर तौहीन अदालत लगाएंगे। तो एक ये सारी जो सूरत हाल का मैंने जिक्र इसलिए किया कि अगर कोई रिस्ट्रेन एपेक्स कोर्ट से तवक्को ये की जाती है कि वो इसको रिस्ट्रेन करेंगे। भारतीय जज साहब को ये भी बताना चाहिए था कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए। नहीं, तामील नहीं करने की जो बात है ना, इस पे तौहीन अदालत नहीं लगती। तौहीन, यही उन्होंने कहा कि एपेक्स कोर्ट जब इस तरह की सिचुएशन आती है ना तो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्ट्रेन का मुजाहरा करती है। तो कैसा भी से तो सबको शय मिलेगी, कोई हुक्म नहीं मानेगा वो तो फिर यही कहेगा थे हम पे तो तौहीन अदालत नहीं लगेगी। दो नुक्ते नज़र हैं इसमें, जिसमें अब एक नुक्ते नज़र के सुर्खेल तो खुद एतजाज़ अहसन साहब हैं जो पहले जज साहब के साथ ये मूवमेंट वगैरह भी चलाते रहे। वो कहते हैं जी कि नहीं लिख सकते हैं आप, हम अब ये बात बड़ी लिखें तो कोई हर्ज नहीं उनका कि ये जब ये ऑफिस से बाहर चले जाएंगे जरदारी साहब तो तब ये, जबकि सुप्रीम कोर्ट की राय वादे सामने आ गई। और मैं इसमें बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि उस रोज़ जिस दिन ये फैसला आया तो ख़बर ये भी चली कि जी शायद एक ऑर्डिनेंस आ रहा है या फिर इस लड़ाई में एक बढ़ावा देगी ये जो एग्जीक्यूटिव है, मगर उन्होंने नहीं किया और उसको उन्होंने कबूल कर लिया और एक और बुरान हट गया। या मगर मेरा नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है और मेरा वही नुक्ता नज़र मैं री इन्फोर्स करता हूँ। शायद ये अभी जो 4-5 खबरें समी साहब ने पढ़ी, एक खबर आपने कही कि ये यहाँ पे सैलाब आने वाला है, कुछ खबरें मैंने भी आपकी खिदमत में और नाज़रीन की खिदमत में पेश की। क्या कर रहे हैं हम लोग? अब अभी कुछ दिन बाद फिर एक मंजर होगा सैलाब। अभी वो विक्टिम्स जो हैं उनकी अशकशोई नहीं हो सकी जो 2010 के थे, आज तक वो घरों से बाहर बैठे हुए हैं। मैं उस दिन एक समी साहब मैं आपको बताता हूँ, मैं एक रिक्शे पे आया तो मैंने देखा कि वो सही नहीं चला रहा, तो देन ही स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग इट। उसने कहा जी मैं वहाँ से आया हूँ, मेरे सैलाब में सब कुछ बह गया था, ये फिर मैंने किसी से पैसे लिए, बेटी है मेरी, एक कहानी सुनाई उसने इतनी तकलीफ दे कि अपनी कोई थी भी तो भूल गई। तो उसने कहा जी मैं जो है अब मेरी बच्चियों को मैं यहाँ लेके आ गया हूँ, तो मुझसे ये ये लातादाद ऐसी कहानियाँ हैं। अभी मैंने ये अर्ज़ किया कि गवर्नेंस का आलम ये देखें कि यहाँ पे 5000 फैक्ट्रीज, ये होता है आपकी प्रेफरेंस। क्या आप आबादियों की तरफ देख रहे हैं या ऊपर एक रूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर आपस में क्या खींचातानी हो रही है? ये मैं अच्छा, इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि एक मामला है सदारती इस्तिस्ना का, सुप्रीम कोर्ट को अब ये चाहिए कि वो इस मामले पर बाकायदा एक रूलिंग दे देना, एक के जी खत लिखें, वो कहते हैं जनाब हम आइन का उसमें मुताबिक सदर साहब को इस्तिस्ना है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए ये कि वो जिस तरह बहुत सारे आज खुद नोटिस लेके उन्होंने बहुत सारे मामलात का फैसला किया है, वो इस मामले पर सीधा अटॉर्नी जनरल से कहें कि हम आपसे चाहते हैं कि आप जो सदारती इस्तिस्ना है इस पर आके हमसे बात करें। आपका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा, एतजाज अहसन को बारहा कहा कि आप इस्तिस्ना वो ये कह रहे हैं, वो वज़ीर आज़म के वकील थे ना, तो उसमें एतजाज साहब का ये कहना था कि सदारती इस्तिस्ना जो है वो सदर
सदर साहब का वकील आके उसको पेश करेगा। तो अब जब अदलिया इस चीज़ को सुन रही है दोबारा कौम उसी हैजान में मुब्तला हो जाएगी, जैसे काजी साहब ने राइटली पॉइंट आउट किया कि इसकी वजह से मीडिया बहुत सारा फोकस उस स्टोरी पे करता है और आम आदमी जिस अजाब में से गुजर रहे हैं वो नजरअंदाज हो जाता है। तो मेरी एक इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि अदालत खुद से ये कहे कि हम एक लार्जर बेंच बनाए कि ये जो सदारती संस्था का मामला है इस पर हम रूलिंग देते हैं, कि इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि इसने पूरी कौम को हैजान में कर दिया। तो मेरा ख्याल है इससे जब एक रूलिंग इस पर आ जाएगी डायरेक्ट इस इशू पर, तो फिर हुकूमत के पास भी ये जवाब नहीं रहेगा कि जनाब हम आइन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सही। एक कॉलर है हमारे साथ कराची से, वारिस। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, ऐसा है जी, मेरा समी इब्राहिम साहब से एक सवाल है। उन्होंने ये कहा कि ये अल्ताफ हुसैन ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है कि इदारे अपने हदूद में रहें। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि वो कौन से इदारे हैं जो अपनी हदूद से बाहर निकल रहे हैं? क्या गवर्नमेंट खुद हदूद से बाहर नहीं निकल रही? कि जिनके ऊपर रेंटल पावर केस है उन्हें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया, जिनके ऊपर कोई करप्शन के केसेस होते हैं उनको बचाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट जब किसी चीज़ का नोटिस लेती है, कोई डिसीजन देती है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। तो इसलिए आप मुझे जो समी इब्राहिम साहब से पूछ के कि जी कौन सा इदारा है जो अपनी हदूद से बाहर निकल रहा है? क्या वो जुडिशरी है, क्या वो हमारी जो है ना आर्म फोर्सेस हैं, या हुकूमत खुद है जो अपनी हदूद से? मैं इनको रिस्पॉन्स करता हूँ। इनका बड़ा अच्छा सवाल है। वो उन्होंने ये नहीं कहा कि जुडिशरी कोई अपने हदूद से निकल रही है, या ये नहीं कहा कि एग्जेक्टिव निकल रही है, या ये नहीं कहा कि फौज। मुझे लगता है कि उन्होंने तमाम इदारों के लिए ये बात की है। उसमें देखें सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट एक बात कह रही है कि आप लेटर लिखें, गवर्नमेंट कहती है हम नहीं लिखेंगे। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें उनका ये कहना है कि जो एग्जेक्टिव है वो भी, जुडिशरी वो भी, दोनों जो इदारे हैं वो अपनी हदूद में रहकर काम करें, और इन हदूद का तयन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। और वो कैसे कि रूलिंग, जैसे मैंने पहले कहा कि ये सदारती संस्था का मामला है, इस पर वो बुला लें, लार्जर बेंच बना के इस पर एक रूलिंग दे दें, मामला सेटल हो जाएगा। नहीं, लेकिन एक पॉइंट जो नुक्ता शायद उनका ना सामने नहीं आया, वो ये है कि वो उनका ये कहना है कि जो खबरें आ रही हैं एक प्लंडर है, एक जो रिसोर्सेज हैं इस मुल्क के, उसकी एक प्लंडर और लूट है। ठीक है, अब जो अभी फैसला अभी तो नहीं हुआ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि जी रेंटल पावर्स का करें, और ये राजा साहब के बारे में कार्रवाई का बोला था, कार्रवाई वगैरह तो अभी वही है। लेकिन बात ये कि वो असल में ये कह रहे हैं, उनके कहने का मकसद जो मुझे समझ आया कि जितने भी रूलिंग क्लास के जो हिस्से हैं वो सारे ही शायद अपनी अपनी जगह से तजावज़ कर रहे हैं, या उनमें से बेशतर तजावज़ कर रहे हैं। और वो तजावज़ क्या है? तजावज़ ये है कि वो जो प्लंडर हो रही है और उसकी वजह से जो आवाम सफ़र कर रही है, मेरे ख्याल में ये नुकता उनका है। हाँ, ये भी एक आपने सही पॉइंट आउट किया कि ये एक इशू है, लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे और जो हुक्मरान हैं उनकी जायदादों में, उनकी वेल्थ में इजाफे से इजाफा होता जा रहा है। ये एक बड़ा सीरियस इशू है। अगले इशू पर बात कर लेते हैं, आवाम के मसाइल की। जो महकमा मौसमियात ने जो पेशन गोई की है कि कल से मानसून की बारिशें शुरू हो सकती हैं। 2 साल में आपने देखा 9 में भी आया, 10 में भी आया, लेकिन वही खदशा अब दोबारा जाहिर किया जा रहा है। लेकिन हमारी तैयारियां नहीं है कि हम लोगों को बचा सकें। जो अगले सैलाब की तैयारियां तो बाद की बात है। आपको पता है कि जो 2010-2011 के जो सैलाब से मुतासरा लोग थे उनकी रिहेबिलिटेशन नहीं हो सकी। और मैं आपको ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि पिछले साल से जो सिंध की गवर्नमेंट है और जो हमारा ये जो मैनेजमेंट एजेंसी है, ये बेचारी रौला डाल रही है क्या कि जो बैनुल अक़वामी जो ऑपरेशन थे, जो NGOs को जो पैसे जा रहे थे, वो अपने ऑपरेशन ख़त्म करके जा चुकी हैं यहाँ से। कोई जो फंडिंग का वादा किया था दुनिया ने, वो फंडिंग नहीं मिली। का सब आज भी लाखों लोग जो हैं वो रिहेबिलिटेट नहीं हो सके। एक तो ये बात नहीं हुई, और दूसरा अब दोबारा से सैलाब आने वाला है। और जैसे आप बिल्कुल सही बात की, हम लोग इसी में उलझे हुए हैं, खत लिखा जाए ना लिखा जाए, और अवाम वो गरीब लोग जो हुकूमत की जानिब देखते हैं, क्योंकि कोई एक आम आदमी तो जाके सैलाब का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। एक तो ये कि जब से हम तो इसी मुल्क के अक्सर वक्त हमने यहीं गुजारा। सावन का एक मौसम था समी साहब, जिसके बारे में गीत लिखे जाते थे, शायर शायरी करते थे। ठीक है, एक रोमांस था जो इससे एसोसिएटेड था। पहले अब सैलाब था, अब डेंगू आ गया। इस सारी जो ज़िंदगी में कोई खूबसूरती फितरत की तरफ से भी रह गई थी, उनको इन्होंने ख़त्म, अब कैसे ख़त्म कर दिया। शाजिया, ये जिस दिन बजट पास होता है ना और हम चुप करके खबर चला देते हैं, और जिस दिन ऊपर बंदर बांट हो जाती है बैठ के, जिस दिन सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, आवाम के मसाइल आप इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं मीशत को तो दफ़ा करें ना, अंदर के सफ़े में छापें इसको, हालांकि वो बुनियाद होती है हर चीज़ की। जब आप, ये मैंने अभी खबरों के साथ साथ जिक्र कर देते हैं, ये कौन करेगा? फैक्ट्रियों को उठा के बाहर कौन लेके जाएगा?
हमारी सांसों और हमारे फेफड़ों में ये जो जहर जा रहा है इसको कौन निकालेगा? मैं निकालूंगा या वो सरकार निकालेगी जो रोज लड़ रही होती है एक बात पे या दूसरी बात पे, आपस में इदारे जो हैं वो टकरा रहे होते हैं। अब ये जो मौसम सावन का ये अजाब बन गया। मैंने पिछली दफ़ा ये खबर दी थी, ये इंटरनेशनल इदारों ने फिगर दिया था कि 10 अरब डॉलर मालियत का वो पानी था जो 10 अरब डॉलर का नुकसान करके गुजर गया। अगर हम उसको, ये अजीब व गरीब मुल्क है और यहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं बनने देते। मैं ये आज बाशगाफ अंदाज में कहता हूँ कि यहाँ पे डैम नहीं बनने देते ताकि 2 नंबर तरीके से जो बिजली पैदा करके माल तोड़ा जा रहा है वो तोड़ते रहे। और पता नहीं 45 बिलियन डॉलर हम दे चुके हैं पिछले 88 से लेके अब तक, ये नहीं बनने देते। ये वाहिद मुल्क है जो डैमों से बर्बाद, अगर भाई डैमों से बर्बाद होता है तो होने दो, बनाओ डैम। अमेरिका तो डैमों से बर्बाद नहीं हुआ, कोई और मुल्क इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वाहिद मुल्क है कि जहां पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें तो कहते हैं बर्बाद हो जाएगा। सही। एक कॉलर हमारे साथ सरगोदा से खालिद हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं बात ये करना चाह रहा था कि आज का जो सवाल है जी जी कि ये जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं, आ रहे हैं या आइंदा आएंगे इस मौजूदा दौर में, वो तो एक पपट हैं बेचारे। असल में उस हाथ को तलाश करने की ज़रूरत है जिसने इनका खौल चढ़ाया हुआ है और वो इन्हें काम नहीं करने देता और इनके अज़ाइम सामने आ चुके हैं। और दूसरी बात, मैं समी साहब की बात को सेकंड करना चाहूँगा कि इन्होंने मेडिसिन के हवाले से बात की। मैं यहाँ सरगोदा में एक चैरिटी सेंटर चला रहा हूँ, डायलिसिस यूनिट में चला रहा हूँ। उसमें एक मेडिसिन यूज़ होती है जो हार्ट पेशेंट के लिए और किडनी फेलियर के लिए वो लाजिम है, हेपरिन उसका नाम है। एक्चुअल प्राइस उसकी 190 रुपये है, लेकिन गुज़िश्ता 6 माह से वो 850 रुपये में अवेलेबल है। एक मरीज को अपने जिस्म का रूह से रिश्ता बरकरार रखने के लिए हर डायलिसिस पे वो 8 सीसी दरकार होती है। और वो हम तो चलो एक चैरिटी सेंटर चला रहे हैं, लोग डेली तकरीबन 70 मरीज मेरे सेंटर से इस्तेफादा करते हैं और सरगोदा और मुलिका 14 ज़िला से लोग आते हैं। लेकिन जो लोग बेचारे अफोर्डिंग हैं उनके लिए भी ये मसला है। अब हमारे करीबी मुल्क है इंडिया, वहाँ पे यही मेडिसन 110 रुपये में अवेलेबल है। हमारे चैम्बर के डेलीगेशन जब वहाँ पे जाते हैं तो हम उनके ज़रिए भी कुछ मंगवा लेते हैं, लेकिन मसला ये है कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी पिछले दिनों जब खुशनूद लशारी साहब सेक्रेटरी हेल्थ थे, 14 कंपनियों को नया लाइसेंस ये जारी किया गया हेपरिन की प्रोड्यूस करने का, लेकिन अलमिया ये है कि 14 कंपनियां मार्केट में आई और उसका रेट 190 रुपए से वो 850 रुपए बहुत शुक्रिया खालिद का। 190 की दवाई 850 रुपए में। ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि एक तो दवाइयाँ महंगी हो गई, दूसरा दवाइयाँ अवेलेबल नहीं। और कितने अफसोस की बात है कि ये सारी जो दवाइयाँ महंगी हुई ये उन कंपनियों ने की जो पाकिस्तान के अंदर इन दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आप देखें कि इस वक्त जो इंतजामिया, चाहे वो सिंध में है ये कोई, चाहे पंजाब में है, चाहे केपी की में है, मैं कहता हूँ कि ये नहीं एक्सपोर्ट नहीं करते। आप जितनी डिमांड है उससे आप कम बनाएंगे अद्वियात को, और फिर जो मरीज़ है उसको दवा चाहिए तो आप उसको जो कीमत, अगर कोई कंट्रोल नहीं है तो आप उसको जो दवा आप जिस कीमत पे चाहें, यही होता था। प्राइस कंट्रोल कमेटीज होती थी, एक ज़िलाई हुकूमतों का सिस्टम था, निज़ाम था, लोग अपने मसाइल मकामी तौर पर हल करते थे। अब वो चीज़ें इन हुकूमतों ने ख़त्म कर दी हैं, चाहे वो लाहौर में बैठा हुआ वज़ीर आला हो, चाहे वो इस्लामाबाद में बैठा हुआ वज़ीर आज़म हो। हर चीज़ जो है वो पावर अपने हाथ में रखना चाहते हैं ताकि पॉलिटिकली चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकें। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपकी मजीद लाइव कॉल्स लेंगे एक ब्रेक के बाद। कॉलर है हमारे साथ लाहौर से, खालिद हेलो। खालिद महमूद अर्ज कर रहा हूँ जी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया, मौका मिला। मैं गुजारिश ही करनी चाह रहा हूँ कि हालात जो है इस वक्त सबसे ज्यादा अमेरिका के साथ जो खुसूसी अहमियत के हामिल है, जिससे हमें बहुत से खतरात लाहक हैं और हमारी कौम इस काबिल है कि हर किस्म का हम इनसे मुकाबला कर सकते हैं। हमें माशी तौर पर और सियासी तौर पर बहुत ज्यादा मुस्तहकम होके, यकजा होके खड़े होने की जरूरत है। ये जो मौजूदा वजीर आजम है, इनकी भी कुछ काबिलियतें हैं, मैंने देख रहा हूँ, इनकी गुफ्तगू सुनी है, इनके चंद मौकों पे जो बातचीत की है वो बेहद मुझे पसंद आई है। और मैं चाहता हूँ कि मौके पे हम मुत्तहिद होके ये 5-6 माह अपने आप को इस तरफ ना ले जाए जिससे मुल्क में और ज्यादा अफरा-तफरी और हालात। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका। ठीक कहते हैं, ये मुल्क में अफरा तफरी नहीं होनी चाहिए। कौन चाहता है कि मुल्क में अफरा तफरी हो? फिर ये बिजनेसेस जो हैं, मगर ये देखें ना, कॉलर्स हमारी कितनी गाइडेंस करते हैं। अभी समी साहब ने एक बात की और हमें सरगोदा से एक कॉल आई।
शाजिया, इस वक्त आलम यह है कि दुनिया में सबसे बड़ा जो रेट ऑफ रिटर्न है, प्रॉफिट है, वो अब मेडिसन में और इसमें आ गया। बिल्कुल। और इसमें उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब एक इंसान बीमार हो जाता है तो वो अपने असासे बेच के भी ज़िंदगी की चंद सांसें खरीदना चाहता है। उसका बच्चा बीमार हो जाता है तो भीख मांग के भी उसका इलाज करना चाहता है। यहीं पे फिर हम उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, उसको बर्बाद करते हैं। आखिर एक आदमी को कितने पैसे चाहिए होते हैं ज़िंदगी में, कितनी प्रॉफिट की या खाने पीने की कोई हद, एक खास लिमिट से ज़्यादा तो आदमी खर्च ही नहीं कर सकता ज़िंदगी में। तो ये जो है, ये जो हमने दर्द का व्यापार बना दिया है। जब मुझे एक बात बताएं, मैंने एक डॉक्टर साहब से सवाल किया, मैंने बैठे थे मेरे साथ किसी और चैनल पे, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये बताएं कि अगर कोई डॉक्टर ये कहे कि आपका इलाज मैं तब करूँगा जब आप इतने मुझे पैसे दे देंगे, उस पर इरादा कत्ल का केस होना चाहिए या मर जाने की सूरत में 302 लगानी चाहिए। ये कितना जालिमाना। अब बात यह है कि आप ठीक है प्राइवेट रखें, मगर सरकार फिर आए अपने साथ और हर आम आदमी को जो उसका राइट है, जो आइन में लिखा हुआ है, उसके बराबर जो है उसको सेध दे। सरकार क्या आएगी? वो जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जो बंदे मरे उनका कुछ हुआ नहीं, तो क्या सरकार कहाँ से आएगी? और फिर वो जो था सारे का सारा स्कैंडल, वो कहाँ, किसकी अदविया साज कंपनियां थी वो सारी? और ये जो सारे बड़े बड़े लोग हैं, ये सारे के सारे ये जो मेडिसिन की कंपनीज हैं, इनमें शेयर होल्डर्स हैं, इनकी कंपनियां काम करती हैं। मेरा एक सवाल आपसे, ये दुनिया में हमें बताया गया था आदमखोरी खत्म हो गई है। ये आदमी नहीं, मुझे ये बताएं पहले तो एक आदमी को कि ये आपको शाजिया मुझे बताएं, खुदा की कसम यहाँ भरे पड़े हैं स्टोर्स अद्वियात से और लोग बेइलाज मर रहे हैं। ये क्या है इंसान? क्योंकि उनके पास खरीदने के लिए पैसे मैं नहीं यही है। तो कह रहा हूँ, खुराक जो है, इतनी खुराक ये अब सैयारा पैदा कर सकता है कि आप 7 सैयारों को फीड कर सकते हैं। ये मॉडर्न साइंस कहती है, मतलब जितना अर्जेंटीना का रकबा है, अगर हम इसको मॉडर्न साइंस से टिल करें तो आप ग़िज़ाई ज़रूरत दुनिया में खत्म कर सकते हैं। लोग रोज भूख से तो हॉस्पिटल में आपको एडमिट नहीं करते, ऑपरेशन नहीं करते जब तक अभी हम बड़े महज़ब अपने आप को करार देते हैं क्योंकि टाई लगा के बैठे हैं। ये वो टाई लगाने से आदमी बड़ा वक्त लगेगा, बड़ा अपने कामों से महज़ब बनता है। टाई तो बेसिकली चकमा देने के लिए है। और ये जो हवस और हिरस की वजह से हम इंसानों को रोज मार रहे हैं, इससे नहीं निकलेंगे तो हम महज़ब कैसे बनेंगे? एक कॉलर है रशिया से, शुएब। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी, मैं मियां शोएब रशिया से बात कर रहा हूँ। जी। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ कि आपका ये प्रोग्राम जो है वो मैं बड़े शौक से जो है वो देखता हूँ, और खासकर समी इब्राहिम साहब के और सईद काजी साहब की जो आपस में नोकझोंक होती है वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है। अच्छा। और इससे जो है ना वो बैलेंस होता है। दूसरा, मैं आज के जो सवाल है आपका उसके मतलब ये बात करना चाह रहा हूँ कि ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब हुए हैं उनका भी हशर जो है वो गिलानी साहब की तरह ही नजर आ रहा है, उसमें कोई भी जो है वो तब्दीली देखती हुई नजर नहीं आ रही। ये एक और बात जो है वो मैं समी इब्राहिम साहब से पूछना चाह रहा हूँ, आप अभी रिसेंटली अमेरिका में थे, तो क्या आपकी वहाँ के किसी सेनेटर से मुलाकात हुई है? क्या आपने उनसे रिक्वेस्ट की है कि खुदारा हमारी इमदाद जो है वो हमेशा के लिए बंद कर दें? क्योंकि हम तो लखनऊ के नवाब हो चुके हैं, जब तक हमारी इमदादें बंद नहीं होंगी हम अपने पाँव पे ऊपर खड़ा नहीं होएंगे। और ये इमदाद बंद होगी तो हमें समझ में आएगी कि हमें अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, और ये लखनऊ के नवाबों वाला जो वतीरा है हमें वो छोड़ देना चाहिए। कब हमें होश आएगी? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शुएब आपका। इस पर जवाब लेते हैं। एक और कॉलर है न्यूयॉर्क से, लियाकत। हेलो, क्या हो रहा है? हेलो, लगता है दूसरी कॉल कर दी। वैसे तो समी साहब को जवाब देना चाहिए, मगर मैं एक थोड़ी सी बात करता हूँ। जो रशिया से कॉलर थे हमारे, हमने कोई 60-62 बिलियन डॉलर कर्जा लिया था, सूद की मद में 72 बिलियन के करीब अदा कर चुके हैं, और इतना ही हमारे सर के ऊपर है। मैं पूरी दुनिया की फिगर देता हूँ, ये शायद साल पुरानी हो, थोड़ा सा इसमें रद्दबदल होगा, कि तकरीबन 1400-1500 बिलियन डॉलर गरीब दुनिया ने अमीर दुनिया को वापस करने हैं। इतने ही हमने लिए थे, इतना ही हम सूद अदा। असल में ये जो है, ये जो कर्जा है, ये एक पॉलिटिकल एक हथियार है आपको गुलाम रखने के लिए। ये आपके मसाइल को हल करने के लिए नहीं है। क्योंकि होता क्या है, ये जब रुपया आता है तो यहाँ एक करप्ट रूलिंग एलीट उन्होंने बिठा रखी है तकरीबन पूरे थर्ड वर्ल्ड में, जिसको ये फैसिलिटेट करते हैं और ऊपर लेके आते हैं। वो रकम को चोरी करते हैं और ये स्विट्जरलैंड, महज़ब मुल्कों में ये सारे के सारे सो कॉल्ड महज़ब लोग इस गरीब दुनिया के जो लूटा हुआ पैसा है, उनका खून जो है, उसका कारोबार करते हैं। अच्छा, अगर ये ना हो, मैं अर्ज करता हूँ, अगर ये सारा जो सिस्टम है, रकम आई IMF वर्ल्ड बैंक से, इधर क्या है जी, वो फलां प्रोजेक्ट उसको दाएं बाएं किया और फिर वो वापस चली जाती है। इस वक्त सबसे ज़्यादा पैसे
इंडिया के पड़े हैं। सबसे ज़्यादा करप्ट मुल्क बाय द वे इंडिया है। कोई मैं फिगर आपको ला दूँ, 1.5 ट्रिलियन डॉलर के करीब उनके पैसे पड़े हैं। हमारे को 200 कहता है, कोई 300 कहता है। तो ये मैंने कहा ये ज़रा बात मैं बात कर। अच्छा, मैं अगर आपकी ये बात मान लूँ कि कर्जा जो है वो गुलाम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सबसे बड़ा कर्जा तो अमेरिकी हुकूमत ने लिया हुआ है। जितनी उनकी तो अमेरिकी हुकूमत वहाँ के 200-250 देखिए, सरमाएदारों की गुलाम है ना भाई। बात ये नहीं है, ओबामा हो, कोई और आदमी हो, 4-5 सरमाएदारी है ना सर। बिल गेट है, उसके अलावा वारन बफेट हैं, यही पैसे देते हैं। अब अगर आप मुझे इजाजत दें, सर फिर वो नहीं किया ना। ये कर्जा लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्जा जिस मकसद के लिया जाए, अगर उसको आप उसी मकसद में इस्तेमाल करें, उसको अगर आवाम उसी मकसद के लिए हो रहा है ना, वो चोरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसी मकसद के लिए। ऐसा आप इतने ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं सर। अब आप मुझे बताएं, ये कर्जा क्यों लेते हैं? ये कर्जा इसलिए लेते हैं कि आपकी नालियां पक्की हों? लेते हैं बज़ाहिर तो इसीलिए लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं अपने मकसद के लिए। असल तो बेसिकली आप कर्जा लेना जो है वो बुरी बात नहीं है, कर्जा लेकर उसका इस्तेमाल ठीक ना करना बुरी बात है। अच्छा, अब मैं आता हूँ मैं मसले की तरफ जो कॉलर ने उठाया। जहाँ तक सेनेटर से मुलाकात की बात है, तो इतनी तो मेरी औकात नहीं है कि मैं जाके किसी अमेरिकी सेनेटर से मिल लेता। हाँ, कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात हुई, पाकिस्तानियों से भी मुलाकात हुई, और वहाँ पर अमेरिका के अंदर ये तो हम एक उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी पढ़ते रहते हैं। अमेरिका के अंदर एक ये सोच मौजूद है, डेमोक्रेटिक पार्टी में भी और रिपब्लिकन पार्टी में भी, कि अमरीकी हुकूमत ने इंडिया को खुश करने के लिए पाकिस्तान के साथ अपने मामलात को जो बिगाड़ा है वो गलत है। इसमें सेनेटर जॉन मैकेन ओपनली कह चुके हैं, सेनेटर डायन फाइनस्टाइन ओपनली कह चुके हैं, ये सोच मौजूद है। लेकिन क्योंकि इस वक्त इलेक्शन का ज़माना है, और वो जो एबटाबाद में ऑपरेशन हुआ था सामा बिन लादेन की मौत का, और फिर जो ये ड्रोन हमले हैं, उनसे ओबामा बड़ा भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। इस वक्त उनकी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग जा रही है, तो लोग और इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं। लोग देखिए, अपनी सिक्योरिटी के हवाले से तो हर आदमी सपोर्ट करता है ना। तो अगर आप अमेरिकी कौम को ये बताएं कि ये पाकिस्तान से सारे दहशतगर्द आ रहे हैं, हम पाकिस्तान को मार रहे हैं, तो वो कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है, आप मारे। तो वो इस सारा जो स्टेटस को है ना, इसमें इस वक्त तब्दीली नहीं चाहते, और वो सदर ओबामा यही अमेरिका की पॉलिसी जारी रहेगी। सिर्फ एक बात करूंगा, जो उन्होंने इमदाद की बात कही, बिल्कुल ठीक है, हमें कर्जा नहीं लेना चाहिए, हमें अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, लेकिन हम इस तरह से दुनिया से आइसोलेट ना हो कि हम उनसे खफा होकर अलहदा हो जाएं। हमारी इकोनॉमी को हम स्ट्रांग करें, और उसके बाद हम उनसे कहें जनाब हमारे ताल्लुकात आपसे दोस्ताना, लेकिन हम आपके साथ कोई वो हम आपसे कर्जा नहीं लेंगे, हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते। पूरी दुनिया को इन्होंने इस तरीके से कर दिया है कि यूं समझ लें आप, इसको मैं आसान ज़बान में कहूँ तो, रात के टाइम हम कहेंगे कि डाकू ने आना है तो दरवाज़ा खोल दें। हम अपनी मैशतों को ताबे कर देते हैं उनके। जब अपनी मैशतों को उनके ताबे करते हैं, उनकी पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं जो उनके अवाम के मफाद की नहीं होती, उनके हुक्मरानों के मफाद की होती है, तो फिर हम कंप्रोमाइज़ करते हैं। आप गलत कह रहे हैं। उनके जो हुक्मरान हैं वो अवाम के नुमाइंदा होते हैं, और वो सब कुछ उसी मुल्क के लिए वो कर रहे होते हैं। तो ये हम ये कह देना कि जी वो अली इस तरह से, ये गलत है, ये ऐसी बात नहीं है। 46 मिलियन अमेरिकन जो हैं वो उनके पास इलाज की सहूलत नहीं है। दुनिया का सबसे अमीर मुल्क है। अच्छा, आप मुझे कहना चाह रहे हैं कि जो इलेक्टेड इस वक्त गवर्नमेंट है अमेरिका की, वो उनको रिप्रेजेंट माल की खेल है सारी। क्या बात कर रहे हैं? छोड़ दें सर, यानी आप कह रहे हैं कि ओबामा अमेरिका के नुमाइंदा नहीं है? ये बताऊं, नहीं नुमाइंदा है, क्यों? तो फिर बिल्कुल, ये बीच में आप पता नहीं क्या है, अचानक ले आते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं, आइडियलिस्टिक सी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। आइडियलिस्टिक सिचुएशन नहीं है, मैं ये कहता हूं थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात पानी के गिलास को पानी का गिलास कहें, इसको शरबत ना बनाएं। नहीं, बिल्कुल आप इसे शरबत ना बनाएं। मुझे ये बताएं, क्या अमेरिका में बिल गेट के राइट्स और एक आम आदमी के राइट्स हैं? इस वक्त सबसे ज्यादा वहां पे जो दुनिया में किसी भी जगह अमीर आदमी के राइट्स गरीब आदमी से बराबर है। तो फिर उसको डेमोक्रेसी ना कहें इसको, किसको? फिर इसको अरिस्टोक्रेसी कहें। हाँ, फिर इसको ये कोई डेमोक्रेसी की, यार मेरा आपकी लड़ाई काजी साहब, ये डेमोक्रेसी ही है, लेकिन उसकी वो शक्ल नहीं है जो किताबों में लिखी हुई है। आप ये कहें प्रैक्टिकल बने ना, आप आइडियलिस्टिक ऐसी बात करते हैं। आप कत्ल को इंसाफ लिखना शुरू कर जी, मैं नहीं कहता, लिखिए ना। फिर अगर आप 2 नंबर निजाम को आप जो है वो डेमोक्रेसी रिस्ट्रेन शो करें, वो जस्टिस मरखंडे ने भी यही कहा है, आप जो है ना थोड़ा रिस्ट्रेन शो किया करें। आप सच बोलें, रेस्टोरेंट को गोली मारे, सच बोलें। डेमोक्रेसी है तो कहें डेमोक्रेसी है, नहीं है तो कहें नहीं है। एक कॉल ले लेते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि आप क्या मतलब होता है? यूनान से शुरू कर लें, बराबरी, बराबरी, वोट बराबर ही है ना। बिल गेट का भी एक वोट है, एक अमेरिकी टाम का भी एक वोट है। क्या बात करते हैं? बराबर है, फैसिलिटीज इंसाफ भी बराबर है। कोर्ट में जाए, क्या बात, कोर्ट में आप जाएं, आपको बड़ा इंसाफ हो रहा है। वहां जाके जेलों में देखें, दुनिया के 80% कैदी जो वहां पे अमेरिका में है। अब आप अमेरिका के मुजरिमों की हमायत में आ गए हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कहां जाएं। मुजरिम तो व्हाइट हाउस में बैठे हैं हुजूर, जिनकी तारीफ आप कर रहे हैं। एक कॉलर ड्रोन से बंदे मार रहे हैं, एक्सट्राजुडिशियल किलिंग कर रहे हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम जनाब, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट और अदालत का मामला, यानी सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत का मामला, जी जी, ये अब फंस गया बंद गली में और उसकी वजह से मुल्क को बेइंतहा नुकसान हो रहा है। मईशत हमारी तबाह हो रही है, इंडस्ट्री खत्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किधर है, खत्म हो गई, क्योंकि जिस मुल्क में इस तरह के स्टेलमेट वहाँ कौन आएगा। अब इसको बचाने के लिए जहाँ तक लोग ये समझते हैं कि इनको कोई डेडलाइन देनी चाहिए कि अब देखिए उन्होंने आते साथ ही कह दिया हम इसको किसी सूरत में खत नहीं लिखेंगे, तो अब किस चीज़ का इंतजार है। अब टाइम आ गया केयर टेकर सेटअप का, इनको कोई डेडलाइन देनी चाहिए। अगर उसमें नहीं होता तो केयर टेकर सेटअप को लाया जाए, हालात को ठीक किया जाए। अभी 6-7 महीने इलेक्शन में बाकी है, मजीद नुकसान इनको वेट करना, ये चूहे और बिल्ली की गेम में मुल्क बिल्कुल नीचे चला गया। बहुत शुक्रिया आपका। एक और कॉलर ले लेते हैं, खुरम कनाडा से। हेलो हेलो, मुझे लगता है कॉल कट दी है। शादिया, हमारी खबरें भी पहले उस कॉल पर जरा कमेंट कर दें, बड़ी बड़ी अहम खबर है। क्या नहीं, वो ठीक कह रहे हैं। पहली बात तो ये कि ये इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये जो कर रहे हैं, ये जो हमारे हुक्मरान कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उन्होंने कहा कि केयर टेकर सेटअप आ जाना चाहिए। केयर टेकर सेटअप आ जाएगा, कानून के तहत आएगा ना। अब देखिए बात ये है कि आपने इस मुल्क को कानून और ज़ाब्ते के तहत चलाना है। सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार था, डिस्क्वालीफाई कर दिया, उन्होंने कर दिया। सदर साहब के पास था अपनी पार्टी का नया वज़ीर-ए-आज़म बनाने का, उन्होंने कर दिया। अब दोनों आ गए बंद गली में, कॉलर ने बिल्कुल सही कहा। अब आपको दोनों जो फरीक हैं उनके दरमियान कुछ ना कुछ कोई रास्ता निकालना पड़ेगा ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप एक फरीक को आप उसको कहें कि जी वो विड्रॉ कर जाए, कोई भी हो। अब अदालत भी पीछे नहीं हट सकती। और अच्छा, एक सोच ये भी आ रही है कि अदलिया फौज की मदद ले सकती है, आइन के आर्टिकल 190 के तहत ले सकती है। 100 कोई फैसला कोई ना माना जा रहा तो फिर लेगी ना। नहीं, सुइस काम पर अगर खत नहीं लिखेंगे तो खत लिख दे, सुप्रीम कोर्ट कह दे चीफ आर्मी साहब को खत लिख दे, वो हुकूमत वही ना, वही तो बात है, उनकी मदद ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट अपने रजिस्ट्रार डॉक्टर फकीर मोहम्मद साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। फकीर मोहम्मद साहब लेटर लिख दे। क्या है जो हमारे ऊपर बेमानी लड़ाइयां हो रही हैं उनको यहाँ लेके आए, मतलब ये वो लिख दे ना लिख दे। अब लोग तंग आ गए हैं। नहीं, लोग तंग आ गए। सुने बात, यहाँ पर आपने गलत बात की है। ये बेमानी लड़ाई नहीं है, इसने पूरा मुल्क स्टेलमेट में डाल दिया है, इसने पूरे मुल्क में हिजान बर्पा कर दिया है। ये आपके नजदीक बेमानी लड़ाई है। इस लड़ाई का ताल्लुक अवाम के मुस्तकबिल से है। क्या मुस्तकबिल से? आपके जो क्या ताल्लुक है मुस्तकबिल से? मुस्तकबिल तो अवाम का ये पड़ा हुआ है कि इस शहर में मैं आपको रोज 326 खबरें हम देते हैं कि जनाब ये कोई काम नहीं अवाम का कर रहे हैं। वो इसी स्टेलमेट की वजह से हल नहीं हो रही। सर नहीं, मुझे वो इसलिए स्टेलमेट इसलिए है कि हमें उधर जाए रखना चाहते हैं, ये करना नहीं चाहते। अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान जो है सुप्रीम कोर्ट को नहीं कह रहा, शरीक है। मैं नहीं कह रहा, मुझे पता जो इदारे भी यहाँ पे रूलिंग है, अगर वो अवाम का काम नहीं कर रहे, अवाम का काम नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये कि हमारा लड़ाई से कुछ। आप एग्जेजरेशन में ना जाएं, इंतहा पसंद इख्तियार ना करें। पूरी दुनिया में सुप्रीम कोर्ट्स और एग्जीक्यूटिव के दरमियान इख्तियारात के हवाले से लड़ाइयां होती रहती हैं। सिर्फ रिस्ट्रेंट शो करना है, जब हम ये कहते हैं कि इस मुल्क हद में रहना है, बस इस मुल्क में 1132 बच्चे रोजाना भूख से मर रहे हैं, तो ये इंतहा पसंदी नहीं है, ये बड़ी मोहब्बत की कहानी है। और जब हम ये कहते हैं कि इनको हमने इक़्तिदार दिया है, इतना हमने इनको हमारे वसाइल हैं, इसको इधर खर्च करें, तो ये इंतहा पसंद भाई, ये ठीक है। यही तो हम कह रहे हैं, साजी बंद करें। यही तो स्टेलमेट है जिसकी वजह से वो बच्चे मर रहे हैं भाई। यही तो बात है। इसलिए उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही कि सारा मामला एक बंद गली में आ गया, लेकिन आप कहते हैं इसका ताल्लुक ही नहीं है। शादिया, ये अब हम खबरें अपनी एक्सट्रैक्शन की खबर कर लूँ, ये भी हुकूमत का काम था ना, कि हमारा काम है कि 170 केसेस वो बता रहे हैं, बहुत जो कि रजिस्ट्रेशन है केसेस की पिछले 6 महीनों में, उसमें कई गुना वहाँ पे इजाफा हुआ, और ख़ास तौर पे कराची में। और कराची ज़ाहिर है हमारा एक पॉलिटिकल हब भी है और बैकबोन भी है इस मुल्क की। और उसमें उन्होंने ये बताया है कि इसकी जो तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, इसकी वजह लॉ इन्फोर्समेंट की टोटल। अब कोई वहाँ आम आदमी, और ये जो कराची से लोग आ रहे हैं वो भी हमें बताते हैं, सीना गजट भी और हमारे नुमाइंदे भी हमें बताते हैं कि भाई अब ये वो अल्लाह के सहारे चल रहा है, पुलिस कहीं बैठी है, दाएं बाएं कुछ कर रही है या नहीं कर रही। और इसी वजह से अब जो तकरीबन 255 ट्रेडर्स की एसोसिएशन है वो सिट इन स्टेज कर रही हैं, यानी धरना दे रही हैं 26 को। और यानी ये एक है, और ये इसको कौन देखेगा? अच्छा, अब मैं ट्रेडर्स की बात करता हूँ। बढ़िया, आपने ट्रेडर्स की बात की जी, वो कहते हैं जी हम स्टेज सिट इन करेंगे। ये ट्रेडर टैक्स पूरा देते हैं? टैक्स लेना किस नहीं देते हैं। टैक्स लेना अगर आप लेने की बात करें तो पूरी मार्केट में सुने ना एक सेकंड मुझे बात, ये जो FBR है ये बाटा के अंडर है, ये सर्विस के अंडर है, या प्राइम मिनिस्टर के अंडर है? अब मैं यार किसने टैक्स लेना है समी साहब? ये हम अपनी जिम्मेदारियां लोगों पे डालते नहीं, अपनी जिम्मेदारियां लोगों पे नहीं देता टैक्स, उसको अंदर करे, मैंने करना है। आपने ये कहा कि जिन्होंने टैक्स लेना है वो तो एफेड्रीन एक्सपोर्ट कर रहे हैं,
जो अपना काम नहीं कर रहे। सुन लें, थोड़ी सी इजाजत मुझे भी दे दें बात करने की, बड़े दिनों के बाद आया हूँ, 2 हफ्ते आपको बोलने की भरपूर इजाजत दी है। नहीं आप वहां से भी बोलते रहे माशाल्लाह। आपने अभी कहा ना, अच्छा बोलते रहे। अच्छा आपने अभी कहा ना कि ये हमारा काम है करना। किसने नहीं, अभी आपने गुफ्तगू में कहा ना, करना है बताएं ना, टैक्स किसने लेना? आपका क्या काम है? आपका काम ये है कि चीजों को सही कॉन्टेक्स्ट में मुझे पेश ये करें। बताएं ना, प्लीज टैक्स आप एग्जैजरेट ना करें। आप तो एक ऐसी भाग गुफ्तगू रहे करते हैं कि हैं, आग आप लगा देते हैं। अपनी स्टेटमेंट से भाग रहे हैं। मुझे ये बता दें टैक्स टैक्स किसने ले लेना? लेना अब किसने? मैं अर्ज करता हूँ, FBR टैक्स लेना कहते हैं गवर्नमेंट का काम है, लेकिन 1500 होता क्या? अरब रुपए की अब चोरी होता क्यों नहीं क्या है रोकती? मेरे भाई, होता क्या है? जब गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने लगाना है टैक्स, तो सारी की सारी ट्रेडर्स की दुकानें बंद और सारे का सारा मीडिया शुरू हो जाएगा। और जनाब हड़ताल हो गई, ये हो गई, इसका मतलब है ये इनकॉम्पिटेंट है। इसका मतलब तो ये हट जाए। अगर ये टैक्स, अगर एक रियासत वोटों से एक हटा रियासत नहीं ले टैक्स नहीं दे सकती। सकती तो चले जाए। हाँ, तो आवाम वोटों से हटा देंगे। अब आपकी ख्वाहिश से तो नहीं जाएंगे ना। कितने कोई मुल्क किसी कानून कितनी कायदे हुकूमतें यहाँ ज़ाब्ते की वोट- बात कर ओए रहे हैं समी यार, इस साहब, मुल्क को जंगल ना यार बनाएं। मेरी जंगल तो आपने जो बना आपकी दिया। ख्वाहिश आ जाए वो जंगल तो आपने आपने बना दिया। जंगल कोई क्या? tolerance मुझे है ये ही नहीं। बताएं, जिन आप तो चाहते पे हैं कि केस जिन्होंने चल रहे हैं उनको सुबह वज़ीर आज़म शाम बना को रहे हैं। बंदा चला जाए, मुझे पसंद नहीं आया, ये तब्दील अच्छा हो जाए। बात सुने, क्या पीपल्स पार्टी में कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिस पर केस ना हो या शफाफ हो? अगर होता और तो शाह सामने ले आते। जो आदमी आते, आप क्या कर रहे हैं? यानी ये हुकूमत क्या कर रही है? अगर सुप्रीम ओ कोर्ट भाई, में मैं भी- हुकूमत को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं कह रहा तो हूं कि आप सर चीजों जब को उनके आप सही कॉन्टेक्स्ट में पेश करें। कॉन्टेक्स्ट में मैं ये पेश कर रहा हूं कि असूल अगर और ज़ाब्ते के तहत आप चले आप। मासूल बंदों की बजाय मशकूक बंदों को ऊपर हुक्मरान बनाएंगे तो इलेक्टेड फिर लोग हैं यार, टैक्स वो नहीं लगा सकते। किस तरह आए वो? टैक्स नहीं लगा सकते। लोगों के वोटों से आए ना भाई। यार वोटों से आए बंदा साफ हो जाता है। क्या मतलब है? अब यानी अगर आप एक लोगों बात- के मैंडेट की तौहीन कर यार रहे हैं? मैंडेट- फिर मैं कहां, फिर किसी जर्नल को ले आऊं? यार मैं नहीं फिर जर्नल किसी को कहता जज का बनाया हुआ नहीं, फार्मूला नहीं, ले आऊं? नहीं, मैं ये कहता किसी हूं, ब्यूरोक्रेट को ले मैं आऊं? ये कहता हूं कितनी यार, गुंजाइश आप पैदा लोगों कर का- दें। आप गरीब आदमी को ये हक भी नहीं देते कि वो अपना नुमाइंदा इलेक्ट कर उनका कहने का मतलब नहीं, ये है ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी दो के पास जराइम कोई पेशा में ऐसा से नहीं है एक जिस इलेक्ट पर- कर लो। मैं ये कहता हूँ एक गुंजाइश किसी नेक आदमी के खड़े होने की भी रख दें। 4, 5, 6 आप करोड़ लड़े का हुए इलेक्शन इलेक्शन बना क्यों नहीं लड़ते आप? के चार मेरे पास तो 2 रुपए नहीं उनके है। नहीं, पास 2 रुपए इलेक्शन आप लड़ने के जाएं, लिए आप लोग आपको सुनते हैं, जानते हैं, आप यार, इलेक्शन देखें, मैं ये लड़ें। कहता हर हूं, आदमी मैं अपनी ये कहता हूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करे। कैंपेन जो चलाने लोग- के लिए उनके पास करोड़ अरे रुपए नहीं कैंपेन के है। लिए पैसा नहीं चाहिए होता। क्या ये चाहिए मैं होता है? बात सुने, कैंपेन 70 के लिए में क्या क्या हुआ? चाहिए होता है? 70 में जुल्फकार अली भुट्टो ने जिन लोगों को वो वोट दिए कुछ भी 70 नहीं और था, फिर ये उसके और बाद है। 96 में 70 मियां साहब ने में वोट और दिए, क्या हुआ? 2012 में बहुत ये फर्क कोई है। उसके बाद एमक्यूएम आपके सामने मिसाल मौजूद है कराची में। ना करें, एमक्यूएम जो खलत आती है मलत तो ना कैसे लेके करें। आती है अपने मेंबरान? 70 के पीछे 138 दिन की मूवमेंट थी। इसके पीछे आपके एनआरओ थे। इस इलेक्शन के पीछे आप एनआरओ यार, थे। आप जर्नैलों से हाथ मिला के आए थे आप। question में न डालें छोड़ें आप। यार, ये आप favor आप करते क्या हैं करके लोगों आए को थे? जो इस निजाम को आप क्या समेटना करके आए चाहते हैं। मुझे ये खुदा बताएं, के लिए ये यार। जर्नैलों से मिलकर नहीं जाए थे। ये सारी वोटों से मुआहदे आए करके थे, नहीं आए थे। वोटों से आए आप थे, मतलब इलेक्शन हुए, ना लोगों ने आते वोट आप- दिए। ना आते आप मुआहदा करके इस अवाम से आपने जाती की। किस चीज का मुआहदा किया? इसलिए झूठे फिर अब मुकदमे आपको- कायम किए, उनके जिन्होंने कायम किए उनसे बात करके नहीं आना। समी और फिर साहब, पाकिस्तान की जिनके फौज, क्या मुकदमे पाकिस्तान की कायम फौज हुए नहीं थे है? ना, अगर आप जिनके- पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बात करते हैं क्या? तो क्या वो गलत बात है? मैं ये कह क्या मैं बात ये कह रहा करते हैं हूं, आप? मैं ये कह रहा हूं, मेरी अर्ज सुने। अगर आप आए थे तो कोई भी आपके पास जानदार आदमी था? करप्शन आपके पीछे ढोल बज रहा है रोजाना। कोई ठीक आदमी जाती ताल्लुकात की बुनियाद पे आप औहदे बांटते रहे 4 साल, तो आपके साथ यही होना था तो ना। आप इलेक्शन में रिजेक्ट कर देना। और- लोगों के और सामने अदालत है, को घर अभी भेज दें। इलेक्शन होने दें। अच्छा, नहीं, बात सुनिए। आपको तो ये उतावले बताएं, हुए हैं, आप ये कहते हैं बताएं। जी इलेक्शन नहीं, वैसे घर भेज दें। अच्छा समी साहब एक बात, क्योंकि आपको ये यकीन देखिए, है कि छोड़ आप ना इलेक्शन में जीत मैं नहीं एक सवाल सकते। पूछता हूं कि ये एफेड्रीन का केस भी अवाम के वोटों से हल करवा नहीं, कोर्ट फैसला कर लेना, कोर्ट ने रेंटल मुकदमा का भी करा दें। केस अवाम के वोट से हल करवा लें। सुप्रीम कोर्ट बंद कर दें हम। नहीं, किसने कहा? जी सिर्फ वोट सुप्रीम करेगा। कोर्ट सुन उधर रही है, जियाउल इन्वेस्टिगेशन हक हो रही था, है। मैंने उसकी जियाउल हक को सुना। इन्वेस्टिगेशन के बाद जियाउल फैसला हक आएगा। कहता था कि जी मैं तो अल्लाह को जवाब दूं। ये कहते हैं जी हम अगले साल इलेक्शन में हमारे जो हमने आप- जो चोरी की है उसके भी वोट फैसला कर आप दें। किसी को ना जवाब करें। देनी है। आप इस मुल्क को अपनी ख्वाहिशात पर चलाना चाहते हम हैं। कौन इलेक्टेड है आदमी भाई? जो है उसका मैंडेट मानने के लिए आप तैयार नहीं है। आपके करप्शन ना आप चाहते करें, हैं कि बस कुन आप फयाकुन की तरह करप्शन ना सारे करें, मामलात हो 2 जाएं। नंबरी ना करें। करप्शन बंद हो जाए तो अवाम भी आपके साथ है, सारे इदारे भी आपके बड़े आप जिस प्रोग्राम अंदाज का- से मर्जी सियासतदानों को बदनाम करें, लेकिन पाकिस्तान के अवाम का साथ। अकीदा खुदा है, की ईमान है कसम, जमहूरियत, उन्हें बदनाम और इसी में मजीद से लोग किया ही अच्छे नहीं जा निकलेंगे। सकता। उन्हें मजीद बदनाम नहीं किया जा सकता। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नहीं, आप सुन लें जो भी आप करना चाह रही नहीं, हैं। मैं कुछ नहीं करना आज चाह तो रही। बहुत जज्बाती इकट्ठे 6 महीने का वो 2 कितने हफ्तों का उन्होंने गुब्बार निकालना था, इकट्ठा किया हुआ था। भलवाली वाली ये खबर थी, वो हमने डिस्कस करनी है, जो पुलिस वो तशद्दुद एक से। बेचारा था आदमी, मैं बेचारा इसलिए कहता हूँ कि मुलजम था, साबित अभी इल्जाम नहीं हुआ था, था, साबित हाँ, नहीं हुआ था। वो गई घर उसको पकड़ने और मार दिया। और अब क्या, वो डॉक्टर साहब जो है वो हैं रिजवान साहब, बड़े मडियाना केस के बड़े वो नॉन तमाम खबरें फीड शीट करके अब वो बहुत बड़े एक बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर बन के आ गए। वो जी पर्चा दर्ज कर लिया और वो ये कर लिया जी, वो कर लिया। मुझे बताएं आज
आज तक इस मुल्क में कभी किसी थानेदार को सजाए मौत हुई किसी आदमी को मारने के लिए एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में? क्या ये बात करते हैं? कैसी ये प्रोसिक्यूशन करते हैं? गरीब आदमी मर गया और अब जब ये बात करेंगे तो फिर प्रॉब्लम। रिपोर्टर से पूछ लें, वो कुछ बताएंगे आपको। हमारे साथ है। हेलो जी सारा, क्या मामला है?
शाजिया जफर और मोहम्मद खान के दरमियान अराजी के तनाज़े पर लड़ाई झगड़ा हुआ और जफर के खिलाफ मोहम्मद खान ने 16 मई को 324 का हवाई फायरिंग का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। 4 एकड़ जमीन का रोला था, जिस पर अपना सुबह पुलिस ने थाना फुलवानकी में जफर के घर पर सवेरे छापा मारा और द्वार फलांग कर अंदर दाखिल हुए और दाखिल होते ही मुलजम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की फायरिंग से मुलजम जान बाक हो गया। थाना फुलवान में डॉक्टर जवान ने अब ये देखें, मैं इस पे अभी बात करूं, मैं जब आ रहा था ना तो तकरीबन कुल मिला के 5 ऐसे वाकयात एनकाउंटर के बताए जा रहे हैं जो आज इस नहीं, ये एनकाउंटर नहीं है भाई, ये तो घर में घुस के गोली मार के मारा है यार। ये एनकाउंटर तो होता है जो आगे से बंदा फायर करे भाई। वो यही बना देते हैं, कहानी तो यही बना देते हैं ना, यही कहानी बना देते हैं। बात ये, और ये दूसरा वाक़या है जो बेग साहब हमें बता रहे हैं। इससे पहले भी यहाँ पे बलवाल में एक वाक़या हुआ कि एक शख्स की हलाकत हो गई पुलिस कस्टडी में। उसकी वो लाश वापस करने आए तो घर वालों ने एहतजाज किया, तो फिर वापस पुलिस ने खुद ही उसको दफन किया। ये भी एक स्टोरी थी। तो ये इस इलाके में भी अब लगता है कि ये बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ पुलिस जिसको रोकना चाहिए वो लग ये रहा है। साहब आज वो माइकल जैक्सन की बरसी भी है। अब ये बातें चलते को शाजिया को अच्छा सा गाना अगर आप उनका प्ले कर दें। प्रोड्यूसर से कहती हूँ माइकल जैक्सन का एक अच्छा सा गाना प्ले कर दे और आप के लिए कुछ कहना चाहें। अब्बर ज़बरदस्त सिंगर थे और बस वो भी बेचारे अल्लाह को प्यारे हुए। नींद नहीं आती थी और डॉक्टर से मेडिसिन लेते थे सोने की, बस वो ज़्यादा उन्होंने प्ले अप कर दिया, वो दे दिया ज़्यादा उसको मेडिसिन एंड देन ही डाइड। वेरी ट्रेजिक डेथ, ग्रेट लॉस। ही वाज ए ग्रेट सिंगर। गाना सुने उनका, क्या मज़ेदार। लोग आज भी याद करते हैं। कैसा आप? जी बिल्कुल माशाल्लाह, सही फरमाया। आपको लगता है मुझे माइकल जैक्सन पसंद नहीं है? नहीं, क्यों नहीं। बड़े आपने सरकास्टिकली कहा कि जी बिल्कुल सही फरमाया। जाहिर है एक अहद और एक झूमा है उनके साथ, उनकी दोनों पे, और वो एक और बाकायदा बड़े सुरीले, जिंदगी से प्यार करना भी सुरीले आदमी और सुरीले लोगों से मोहब्बत करना भी सीख लें। ये हर वक्त आप इलेक्टेड, तो आप मुझे कह रहे हैं कि मैं राजा साहब की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाऊं। वो सुरीले हैं आपकी नजर में? यानी आप माइकल जैक्सन कहाँ, राजा साहब राजा कहाँ मिला रहे हैं माइकल जैक्सन को? राजा माइकल जैक्सन की वो तड़प गई होगी, यानी वो इस वक्त करवटें ले रही है। माइकल जैक्सन की राजा जैक्सन, राजा साहब एक मुतनाज़ा शख्सियत होंगे, माइकल जैक्सन तो बगैर मुतनाज़ा। नहीं समी साहब, उनके प्राइम मिनिस्टर बनने से तो कौम में बिजली की लहर दौड़ गई, लेकिन माइकल जैक्सन की गुफ्तगू से पूरी दुनिया में बिजली की लहर दौड़ जाती। ये था माइकल जैक्सन। खुदा के लिए माइकल जैक्सन के साथ जुल्म न करें। बहुत शुक्रिया कैसा आपका समी साहब। आपका प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक दीजिए, खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाजत दीजिए।